हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। दिस इज आकाश प्रजापति और आज के इस क्लास में हम ट्रांसलेशन के उन एकदम बेसिक नियम को सीखने की शुरुआत करेंगे जिसको जानकर आप किसी भी टेंस का या किसी का भी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल भी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के इस क्लास में हमने बताया कि ट्रांसलेशन के एकदम बेसिक नियम को सीखेंगे। किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ खास स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। वे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, आज के इस क्लास में हम उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े तमाम नियम के बारे में सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको चाहे बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं आता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से आने लगेगा। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप अभी तक वन एग्जाम चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखे हैं तो पिछली कुछ क्लासेस को आप अवश्य देख लें, जिनमें इंग्लिश ग्रामर के ओरिजिन से लेकर सारी बातें बताई गई हैं और उसके बाद टेंस चैप्टर को शुरू किया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ट्रांसलेशन के रूल एकदम जो स्टेप्स होते हैं उसको जान लेंगे तो आगे की क्लासेस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेंगी। चलिए, ट्रांसलेशन के रूल जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसलेशन कहते किसे हैं। व्हाट इज ट्रांसलेशन? अगर इस क्वेश्चन को समझें तो ट्रांसलेशन क्या होता है? किसी एक लैंग्वेज में कुछ भी बातें कही गई हो या लिखी गई हो, उनको किसी दूसरे लैंग्वेज में बदलना, ठीक है, या उनके किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना या ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन मेंटेन करें इसी बात को लेकर तो लिख सकते हैं टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम ए लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन की इसको आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, जिसका मतलब क्या निकल कर सामने आ रहा है कि किसी सेंटेंस को चेंज करना, टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम ए लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको चेंज करना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतना है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। कंडीशन सिर्फ यही है कि इसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसको मिलाकर एक डेफिनेशन कहें तो टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन यही होती है या इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। और यही होता भी है। अगर हम किसी हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज यानी इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है, हम इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उसकी मीनिंग जो है चेंज ना हो जाए। अगर इसी को एग्जाम्पल के तौर पर मेंटेन करें तो देखते हैं एक सेंटेंस लिखकर, अगर हम बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस लिखते हैं कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अगर हम जानते हैं कि यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है यह हिंदी में लिखा हुआ है और ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करना है इसको, यानी हमको इंग्लिश में बदलना है। और इंग्लिश में बदलते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसकी मीनिंग जो है बदलनी नहीं चाहिए। अगर मीनिंग बदल गई तो वो ट्रांसलेशन हमारा क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। इसीलिए अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या कह सकते हैं? ही इज ए बॉय। अब हम देखते हैं कि यह भी वही लिखा गया है और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका अर्थ भी वही होता है या इसकी मीनिंग भी वही होती है। इस प्रकार हम जब किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। चलिए, अब ट्रांसलेट करने के लिए जो नियम होते हैं उन खास स्टेप्स को सीखते हैं जिनको ध्यान में रखकर ही किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है।
उन स्टेप्स के अंतर्गत हम उनसे जुड़ी सभी बातों को हम सीखेंगे जो कि ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होती हैं। चलिए, अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए किसी भी टेंस से रिलेटेड या कैसा भी सेंटेंस होगा, उसको हमको अगर एक लैंग्वेज से किसी भी दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है तो उसका स्टेप नंबर 1 ये होता है कि टू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, टू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस में वर्ड से लिखे गए हैं हमको उनकी मीनिंग जो है पता होनी चाहिए उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हमको चेंज करना है। यानी अगर हमको हिंदी से इंग्लिश में किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी वाले वर्ड की सभी वर्ड की मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह मैदान में दौड़ता है, वह मैदान में दौड़ता है, तो हमको वह की भी मीनिंग पता होनी चाहिए जो कि क्या होती है, ही होती है। मैदान की भी मीनिंग पता होनी चाहिए जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड। में की मीनिंग पता होनी चाहिए जिसको हम इंग्लिश में इन कहते हैं। और दौड़ना की भी मीनिंग पता होनी चाहिए जिसको हम रन कहते हैं। साथ ही टेंस के अकॉर्डिंग हमको उसकी हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला जो स्टेप होता है टू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स होता है, यानी उन सभी वर्ड्स की मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। और चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए चलेंगे और पेपर पेन लेकर इसको नोट करते चलेंगे और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखें। एक बार देखने के बाद 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारी की सारी चीजें या सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है टू या आइडेंटिफाई द टेंस। जो सेंटेंस लिखा होता है उसका हमको टेंस पहचानना होता है कि किस टेंस में ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। टेंस की स्टार्टिंग की वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बता दें यहाँ केवल टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन्हीं टेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं या कुछ काइंड्स होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 टेंस बनते हैं। और किस टेंस से यह सेंटेंस बिलोंग करता है इस बात को हमको जानना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहते हैं वे खेल रहे हैं, ठीक है, वे खेल रहे हैं, तो हमको टेंस पहचानना है तभी हम इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। टेंस पहचानने के लिए चलिए हम आपको कुछ ऐसे रूल बता देते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पिछली क्लासेस में भी बता चुके हैं। तो टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं उनमें सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। टेंस पहचानने के लिए जो नियम होता है, सबसे पहले सेंटेंस जो होता है उसके हमको लास्ट में देखना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का अगर हमको टेंस पहचानना है तो हमको उसके सबसे लास्ट में देख लेंगे अगर, तो वो हमको पता चल जाएगा कि किस टेंस में सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसके लास्ट में आपको कुछ खास टर्म देखने को मिलेंगे, चाहे है लगा होगा, चाहे है, चाहे हो, हूं, ये सभी चीजें आपको प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर है एक वर्ड है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्रेजेंट टेंस पहचान लेंगे केवल है देखकर। और अगर बात करें पास्ट टेंस की तो इसमें लास्ट में आपको था, थी, थे देखने को मिल सकता है, या इसके अलावा भी आपको कुछ टर्म देखने को मिल सकते हैं जिनको हम आ, ई, ए कह सकते हैं। आ, ई, ए कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आया है, जैसे वह गया,
गया में आ की जो है मात्रा लगी हुई है वह आई, ठीक है। ई की मात्रा लगी हुई है वे गए या वे पढ़े, वे लिखे, ठीक है, वे उठे। तो इसमें सभी में लास्ट में ए की मात्रा लगी हुई है और अगर उसके बाद कोई और वर्ड नहीं लिखा हुआ है दैट्स मीन द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में आपको हमेशा लास्ट में गा, गी, गे देखने को मिलेगा, ठीक है। गा, गी, गे अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह टेंस जो है हमारा फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। अभी हम फ्यूचर के और पास्ट के जो चार अलग अलग टेंस होते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनको जानने के लिए आप प्रत्येक टेंस की आइडेंटिफिकेशन को जान लेंगे तो सभी टेंस को आप आसानी से पहचानने लगेंगे। इसके लिए आपको टेंस की आने वाली वीडियोस को जरूर देखना होगा और सभी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल वन एग्जाम को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। उससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा स्टेप जो होता है आइडेंटिफाई द टेंस वाला, कुछ इस तरह से हम इसको टेंस पहचान सकते हैं, ठीक है। और उसके कहने का मतलब कि कोई भी टेंस अगर हमको पहचानना है तो उसके सबसे लास्ट में देख लेंगे अगर तो हमको टेंस पता चल जाएगा। तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस पहचानने का होता है। तीसरा स्टेप होता है हमारा, या स्टेप नंबर 3 इसको हम कह सकते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कहने का मतलब है कि अगर हम टेंस पहचान लेंगे तो सभी टेंस के अंतर्गत आप अगर टेंस पहले से भी पढ़े हैं और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर सभी टेंस बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाए जाएंगे, उनको आप जरूर पढ़ें। और अभी के लिए सिर्फ इतना बता देते हैं कि टेंस जितने भी पढ़ाए जाएंगे या जितने भी टेंस पढ़ाए जाते हैं उसमें जो भी सेंटेंस होते हैं वो 4 कैटेगरी के या 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वे 4 सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको किसी भी टेंस में देखने को मिलेंगे और वो 4 सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे उसको अभी हम बताते हैं आपको। और पहचानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन करना है उसमें तीसरा स्टेप ही हमारा क्या होता है कि सेंटेंस को पहचानना होता है, ठीक है। अभी जो स्टेप्स बता रहे हैं इसको बताने के बाद हम आपसे ट्रांसलेशन करवाएंगे और आप बिल्कुल आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हमको इरेज करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस पहचानने की बात करते हैं या स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो 4 सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उनको पहचानने के लिए कुछ खास टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। उन वर्ड्स को आपको सेंटेंस में ढूंढना है और अगर वो मिल रहे हैं तो आप जान जाएंगे। चलिए पहला सेंटेंस जो होता है वो हमने बताया क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंस जो है आपको 4 सेंटेंस से ट्रांसलेशन करने होते हैं, ठीक है। इन्हीं 4 सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखकर या इन्हीं 4 सेंटेंसेस को आपको पहचानना है, ठीक है। अगर इन 4 सेंटेंस को पहचानने की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर पहचानना है आपको तो केवल 2 वर्ड को ध्यान में रखना होगा। वो 2 वर्ड क्या है, हिंदी वाले सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी वाले सेंटेंस में आपको ढूंढना है नहीं। वर्ड अगर नहीं सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो दैट्स मीन वह अफर्मेटिव हो सकता है। कब, जब उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द अगर नहीं और प्रश्नवाचक शब्द दोनों सेंटेंस में नहीं लगे हुए हैं,
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर नहीं और प्रश्नवाचक शब्द दोनों सेंटेंस में नहीं लगे हुए हैं तो यानी वो सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर ध्यान देंगे कि नहीं भी सेंटेंस में ना लगा हो और कोई भी क्वेश्चन वर्ड भी ना लगा हो या प्रश्नवाचक शब्द भी ना लगा हो तो वो सेंटेंस हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। वहीं अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नहीं वर्ड तो हमेशा लगा होगा, ठीक है, नहीं वर्ड हमेशा लगा होगा, यानी जिस सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड देखने को मिल रहा है वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये होनी चाहिए या कंडीशन सिर्फ ये होती है कि इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड, इसको आप कह सकते हैं, ये ना लगा हो। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नहीं वर्ड तो लगा हुआ मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर ना देखने को मिले तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब हमारा माना जाएगा या उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब कहेंगे, जब सेंटेंस में नहीं वर्ड ना लगा हो। कोई भी वाक्य में अगर नहीं वर्ड नहीं लगा हुआ है लेकिन क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है। अभी हम बताएंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक अगर आपको क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि फिर नहीं वर्ड नहीं लगा होना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा था और नहीं लगा था तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहां पर नहीं सेंटेंस में नहीं लगा होगा, ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही बात होगी, यहां पर नहीं भी लगा होगा यानी नहीं भी सेंटेंस में दिखेगा और कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द भी देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां नहीं और क्वेश्चन वर्ड में से दोनों में से कोई नहीं लगा रहेगा, यहां नहीं लगा रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा रहेगा, और यहां पर नहीं अगर नहीं है और क्वेश्चन वर्ड है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और ऐसे सेंटेंसेस में, कैसे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं भी लगा होगा सेंटेंस में और क्वेश्चन वर्ड भी लगा होगा, ठीक है। नहीं और क्वेश्चन वर्ड दोनों एसेंशियली लगे रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं, केवल आप इन्हीं दो वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, एक नहीं और एक क्वेश्चन वर्ड को किसी भी सेंटेंस में अगर फाइंड आउट करेंगे तो इन्हीं बेसिस पर आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तो ये दो प्रकार के होते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन करना होगा तो एक एक बातों को जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आप ट्रांसलेशन अच्छे से या करेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, या इसी को यस नो टाइप भी कहते हैं, यस नो टाइप, इसी को यस नो टाइप भी कहते हैं। और दूसरा टाइप जो होता है उसको आप ओपन एंडेड कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को WH टाइप कहते हैं, या इसी को एक नाम से जाना जाता है WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन। तो दोनों में अंतर क्या होते हैं बेसिकली, या इन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप पहचानने लगे कि अगर नहीं लगा हो और क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के हो जा रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के हो रहे हैं इनको पहचानने का तरीका ये है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा उसके हिंदी वाले वाक्य के शुरुआत में ही आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या वर्ड देखने को मिलेगा। तो अगर जिस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है वही हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, वही हमारा क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक
शब्द लगे होते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इधर भी कुछ लिखा रहेगा और इधर भी कुछ लिखा रहेगा, लेकिन वाक्य के बीच में ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन कब? जब सेंटेंस में कोई नहीं वर्ड ना लगा हो। ठीक है, कोई अगर नहीं वर्ड नहीं लग रहा है और कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, अगर शुरुआत में क्या आया हुआ है तो क्लोज एंडेड है, और सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कौन, किसको, किसका, ये सब इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड आया हुआ है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव में भी कौन होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। सेम यही बात अप्लाई होती है किस पर? सेम यही बात अप्लाई होती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर। उसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार के होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इंट्रोगेटिव लगा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के होंगे? एक हमारा होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा कौन सा होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्लोज एंडेड में वही बात है कि शुरुआत में क्या लगा होगा और सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आपको नहीं वर्ड देखने को मिलेगा, नहीं वर्ड लगा होगा, और इस प्रकार ये क्लोज एंडेड हो जाएगा। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं या WH टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, सेंटेंस के बीच में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड लगा होगा और नहीं भी देखने को मिलेगा, यानी नहीं भी लगा होगा और क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सेंटेंस को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। अभी तक हमने ट्रांसलेशन करने के स्टेप्स में पहला स्टेप सीखा कि जो जितने भी वर्ड सेंटेंस में आए हैं हमको उनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, और दूसरा स्टेप क्या था कि उनको उनका टेंस पहचानना चाहिए, या उनका टेंस हमको आना चाहिए कि किस टेंस में लिखा हुआ है सेंटेंस। और तीसरा स्टेप क्या था कि सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस को पहचानने का हमने तरीका बता दिया है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथे स्टेप की ओर बात करते हैं, या चौथा स्टेप कौन सा होता है ट्रांसलेशन करने का, उसको समझते हैं। चौथा स्टेप जो होता है वो हमारा, उसको हम कह सकते हैं, या स्टेप नंबर 4 जो होता है उसको हम कह सकते हैं आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट को पहचानना चाहिए। कब किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड या कुछ खास तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे, इनमें क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहला ही काम क्या होता है कि सब्जेक्ट को पहचानना, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट सबसे शुरुआत में ही लग जाता है। अगर अफर्मेटिव है तो, नेगेटिव है तो, और इंट्रोगेटिव में ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन अब पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट आखिर होते क्या हैं, क्योंकि अगर किसी को जान पाएंगे तभी तो उसको पहचानेंगे। अगर हम ये जान ले कि सब्जेक्ट आखिर क्या होते हैं तो हमको उनको पहचानने में आसानी होगी। चलिए सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट वो होते हैं जिनके बारे में ही सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहा गया है। अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा गया है तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा, या किसी के भी बारे में अगर हमको कुछ कहा गया है सेंटेंस में तो वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम कहें वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। अगर हम कहें कोई नाम ले लेते हैं, नीतू घर जाती है, नीतू घर जाती है। दो सेंटेंस से हम समझते हैं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होते हैं। इस सेंटेंस में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, वह एक डॉक्टर है। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें किसके बारे में बात करी जा रही है, या जो डॉक्टर है बोला जा रहा है वो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वह के बारे में। ठीक है, डॉक्टर कौन है? वह है। ठीक है, और इस सेंटेंस में अगर हम देख रहे हैं तो सेंटेंस में वह घर जाती है। अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो घर जाती है
किसके बारे में कहा गया है? तो वो कहा गया है नीतू के बारे में, यानी घर कौन जाता है, यहाँ पर जो लिखा वर्ड नीतू है वही घर जाती है। यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ भी कहा गया है या सेंटेंस में जो भी काम करने वाला होगा, डूअर होगा जो, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट को हम एक वर्ड से पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट को डूअर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट को डूअर कह सकते हैं, जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है या जो काम कर रहा होता है, वही जनरली हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में नॉन डूअर सब्जेक्ट भी होते हैं। नॉन डूअर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जैसे पहला सेंटेंस अगर हम देख रहे हैं तो वह एक डॉक्टर है, इसमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअल में वह एक डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पर काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है? घर जाने का काम किया जा रहा है, यानी जाना की इंग्लिश होती है गो। यानी यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो नीतू क्या है? एक डूअर है, और डूअर ही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और इसमें क्या है कि ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि वह एक डॉक्टर है, उसके बारे में कोई ना कोई बातें या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में भी बताई जा रही है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर हम इसके एक दो लाइन की डेफिनेशन बनाएं या एक दो लाइन की डेफिनेशन मेंटेन करें तो वो डेफिनेशन कैसी हो सकती है, चलिए देखते हैं। द वर्ड और group of words about which या whom something is said in the sentence is called सब्जेक्ट। अगर इस डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच या whom समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर इसको समझे या इसकी मीनिंग को जाने, इसके अर्थ को जाने, तो यह डेफिनेशन हमको क्या बताती है कि कोई वर्ड, कोई एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अबाउट विच जिनके बारे में, ठीक है, या जिसके बारे में, और whom शब्द रिप्रेजेंट करता है लिविंग थिंग्स को, और विच शब्द रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग को। यानी हमको देखने में मिल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी जिसके बारे में या जिनके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा गया है, कुछ न कुछ कहा गया है। कहाँ कहा गया है? इन द सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहा गया है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वही बात है जो हमने पहले बताया कि सेंटेंस में जिसके भी बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है या कोई बातें कही गई है, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्ट को आखिर हम पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको एक वर्ड ध्यान रखना है। एक वर्ड अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब्जेक्ट को आप आसानी से पहचान लेंगे। वो एक वर्ड कौन सा है उसको आप ध्यान रखें। अगर हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप क्वेश्चन करेंगे कौन लगाकर, ठीक है, कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। और अगर हम ठीक इसी तरह बात करें इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानना है या इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना है तो आप हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें बच्चे कक्षा में शोर करते हैं, बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में कौन लगाकर क्वेश्चन करें या कौन से क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कौन कक्षा में शोर करते हैं। कौन कक्षा में शोर करते हैं? आपको आंसर क्या मिल रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि बच्चे कक्षा में शोर करते हैं। यानी कौन लगाकर अगर हम क्वेश्चन करेंगे कौन शोर करते हैं? बच्चे शोर करते हैं। यानी जो बच्चे वर्ड है यही हमारा क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर हम सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की बात करें कि वे मैदान में खेल रहे हैं या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर हम इसमें हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो हम कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, कौन खेल रहे हैं, हमको जवाब मिल रहा है वे खेल रहे हैं, यानी वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर आप कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं या हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो मिलता है आंसर वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस की बात करें, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग टू सी द ताजमहल, ठीक है, ही इज गोइंग टू सी द ताजमहल। अगर हम इस सेंटेंस में हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं, किससे क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस में हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर हम यहां पर हु रख देते हैं, हु इज गोइंग टू सी द ताज, हमको आंसर मिल रहा है ही इज गोइंग टू सी द ताज, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमको कहने का मतलब कि इंग्लिश में एक वर्ड हु ध्यान रखना है और हिंदी में एक वर्ड कौन ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमको ट्रांसलेशन करने के लिए जिस वर्ड की जरूरत होती है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। यानी इसी बेसिस पर हम ट्रांसलेशन के 5th स्टेप की बात करते हैं, या 5वां स्टेप जो होता है वो होता ही क्या है हमारा, कि आइडेंटिफाई द वर्ब। यानी स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द वर्ब, सेंटेंस में हमको वर्ब को पहचानना है। अगर हम वर्ब की बात करें कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, यानी वर्ब किसे कहते हैं, तो सेंटेंस में जो कुछ भी काम हो रहा है, जो कुछ भी एक्शन हो रहा है वही आपका क्या होगा, वर्ब होगा। अब हो सकता है कि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन ही ना हो तो उसमें भी आपको कोई ना कोई वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली एक्शन वर्ब्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम कहें वह एक किताब लिख रहा है, वह एक किताब लिख रहा है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, यानी जो काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, कौन एक किताब लिख रहा है, आपको आंसर मिला वह एक किताब लिख रहा है, यानी वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वह क्या कर रहा है, यानी उसके द्वारा काम कौन सा हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, यानी ये जो लिखना है यही हमारा क्या है, वर्ब है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, राइट। इसका लिखना, लिखने का काम जो हो रहा है यही आपका सेंटेंस का वर्ब कहलाता है, यही सेंटेंस का वर्ब होता है। अब इस तरह से यानी जो हमको सेंटेंस में काम देखने को मिलेगा वही हमारा वर्ब होगा। अगर एक सेंटेंस की और बात करते हैं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। कौन आपको अंग्रेजी सिखा रहा है, आंसर मिलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं सिखा रहा हूं, यानी मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया, और मैं कौन सा काम कर रहा हूं, यानी मेरे द्वारा कौन सा काम हो रहा है, तो आपको आंसर मिलता है सिखाने का काम हो रहा है। क्या सिखा रहा हूं, इंग्लिश सिखा रहा हूं, यानी जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सिखाने का, ठीक है। तो यही सिखाना ही क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। सिखाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटेंस में वर्ब पहचानने के लिए जो एक्शन या जो कार्य हो रहा है उसको आप देखते हैं या उसको आप पहचानते हैं। चलिए तीसरा या अगला जो स्टेप है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमको जिस वर्ड की जरूरत होती है वो वर्ड हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके पहले हम एक बात और ध्यान दे लेते हैं कि वर्ब बेसिकली जो होती है वो दो वर्ब होती है, ठीक है। सेंटेंस में टेंस में ज्यादातर या किसी भी सेंटेंस में आपको दो वर्ब देखने को मिलेगी। एक को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और एक हमको देखने को मिलेगा मेन वर्ब,
क्या देखने को मिलेगा, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके लिए आपको टेंस पूरा पढ़ना होगा और हम टेंस की सीरीज शुरू किए हुए हैं, तो टेंस को बहुत ही बेसिक लेवल से एकदम अच्छे से सारे के सारे रूल्स बताते हुए, चाहे आप एकेडमिक लेवल में हो, चाहे आप 6 to 12 के फेज में चल रहे हो या उसके भी पहले हो, अगर आपको टेंस सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और उसमें आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, हमको सबसे पहले टेंस सीखना चाहिए। क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं या जो हमको पढ़ना है, सीखना है, कम से कम वो बातें हमको समझ में तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। तो इसके लिए आपको टेंस सीखना चाहिए। और उसके अलावा भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आपको किसी एक लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बहुत आवश्यकता है, आप किसी बिजनेस लाइन में हैं या आप एक टीचर हो रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो टेंस को जरूर सीखना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी और मेन वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस से, वही आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। चलिए, वर्ब को उम्मीद है आप आसानी से पहचानने लगे होंगे। और जो अगला स्टेप होता है या जो 6 नंबर का स्टेप होता है ट्रांसलेशन का, उसको आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। यानी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, स्टेप नंबर 6 हमारा क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हमको पहचानना होता है। यही काम हमको स्टेप नंबर 6 के अंतर्गत करनी होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में हमको ऑब्जेक्ट पहचानना होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस में एक्शन जो होता है वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। और जो सब्जेक्ट होते हैं वही क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन करते हैं, और वो एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है या जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम कहें मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो पढ़ कौन रहा है, मैं रहा हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया हूं। मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ने का काम कर रहा हूं, तो यानी मैं, पढ़ना एक वर्ब हो गया। और मैं क्या पढ़ रहा हूं, यानी जो पढ़ाई कर रहा हूं वो किसके सहारे कर रहा हूं या उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है या किसको सीख रहा हूं, वो हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो अंग्रेजी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को पहचानने का आपको फार्मूला बता दें, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट को फार्मूला बताया, हु से पहचानना चाहिए या कौन लगाकर क्वेश्चन करना चाहिए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट पहचानने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 2 वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 2 वर्ड को ध्यान में रखना होगा। वो 2 वर्ड कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको क्वेश्चन करना होगा हिंदी वाले सेंटेंस में क्या से। ठीक है, यानी व्हाट से क्वेश्चन करना होगा, और एक वर्ड से क्वेश्चन करना होगा जिसको कहते हैं किसको। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, whom से। ठीक है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और whom से क्वेश्चन करेंगे। इनसे क्वेश्चन करने से जो हमको रिप्लाई मिलेगा या जो आंसर मिलेगा वही हमारा किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी हमको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या से क्वेश्चन करने से मिलेगा या फिर किसको से क्वेश्चन करने को मिलेगा। क्या से अगर हम जो क्वेश्चन करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। और जो किसको से क्वेश्चन करेंगे उससे हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। यानी ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं या 1-2 सेंटेंस हम आपको देते हैं, उनमें आपको पहचानना है। मैं तुमको बुला रहा हूं, मैं तुमको बुला रहा हूं। अगर इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचानना है तीनों, क्योंकि अब हम तीनों सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं, बुला कौन रहा है, कौन बुला रहा है, मैं बुला रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। यानी जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है बुलाने वाला, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं के द्वारा किया जा रहा है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब जो काम कौन सा हो रहा है या सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा एक्शन हो रहा है, वो बुलाने का काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है, बुलाना, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है,
काल होती है, तो यानी ये बुलाना ही हमको क्या हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब अगर हम सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो या फिर क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे या फिर किसको लगाकर क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम किसको या क्या लगाकर पहले क्वेश्चन करते हैं। मैं क्या बुला रहा हूं, मैं क्या बुला रहा हूं, तो हमको आंसर में एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं किसको लगाकर क्वेश्चन करूं, मैं किसको बुला रहा हूं या मैं किसको बुला रहा हूं, तो मैं तुमको बुला रहा हूं, यानी तुम हमारा क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तुम हमारा क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। हमको आंसर क्या मिला किसको लगाने से, हमको आंसर मिला तुमको, तो तुमको हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। इसको आप प्रोनाउन में या अगली क्लास में आपको हम सिखा देंगे कि किसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पर, क्योंकि जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी बातें आपको पढ़ाई जाती हैं, अगर आप उनका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, अगर केवल थियरी बेस पर आपके माइंड में वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं। तो चलिए हम एक दो सेंटेंस और देते हैं। वह खाना बना रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, वह अपनी कार धुलता है, वह अपनी कार धुलता है। ठीक है, ध्यान रहे कि जिससे हमको क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्ट के लिए, वो वर्ड क्या है, या तो व्हाट है या फिर हूं है। ठीक है, तो अगर हमको वह, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट भी चलिए पहचान ही लेते हैं। कौन खाना बना रहा है, वह बना रहा है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना यानी मेन काम कौन सा हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है। इसका मतलब है कि खाना बनाना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हमारा क्या हो गया, बनाना हो गया, जिसकी मीनिंग होती है क्या, कुक होता है, हम सभी जानते हैं। अब क्या बना रहा है, ठीक है, वह क्या बना रहा है, हम क्या लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। वह क्या बना रहा है, तो वह खाना बना रहा है, यानी जो खाना है हमारा वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इस सेंटेंस में तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह अपनी कार धुलता है। कौन अपनी कार धुलता है, हमको आंसर मिला वह अपनी कार धुलता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मेन काम कौन सा हो रहा है, धुलने का काम हो रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, जिसकी मीनिंग क्या होती है, वास होती है। ठीक है, और वह क्या धुलता है, वह क्या धुलता है, यानी जो धुलने का काम हो रहा है वह किस पर हो रहा है, तो वह अपनी कार धुलता है, यानी वह अपनी कार को धुलता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्वेश्चन किससे किया था, क्या लगाकर किया था। ठीक है, क्या लगाकर क्वेश्चन किया और हमको आंसर मिला अपनी कार, तो वही हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ भी हमने क्या लगाकर क्वेश्चन किया था और हमको आंसर मिला था खाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप हिंदी के कुछ सेंटेंस को आप अपने से लीजिए और उनमें इसी जो रूल हमने बताए हैं, वीडियो को एक बार और देखकर इसी रूल को आप उन सेंटेंसेस पर अप्लाई कीजिए या इन्हीं सेंटेंस को फॉलो करके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सारी की सारी चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए जो लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसको हम सीखते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेप जो ट्रांसलेशन का है उसको हम सीख लेते हैं इसी के साथ। जो फाइनल स्टेप है या स्टेप नंबर 7 है, उनको हम कहते हैं क्या, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अभी तक हमने जो वर्ड्स पहचान लिए, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि उसका सभी हिंदी वाले की
मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा, टेंस पहचानना, और तीसरा स्टेप सीखा सेंटेंस पहचानना, और उसके बाद हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना। ठीक है, अब हमको सभी की सभी इंफॉर्मेशंस मिल गई हैं, सभी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हो गई है। अब हमको उनको क्या करना है, अरेंज करना है, या उनकी अरेंजमेंट सही करनी है, क्योंकि अरेंजमेंट का सेंटेंस में बड़ा रोल रहता है। अगर अरेंजमेंट गलत कर देंगे तो आपका चाहे सभी स्टेप फॉलो किए हुए हैं, ये फाइनल स्टेप अगर आप नहीं फॉलो कर पाएंगे या गलत कर देंगे तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अरेंजमेंट क्या होती है किसी सेंटेंस की। किसी भी सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, दूसरे पर क्या लगाते हैं, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या और उसके बाद जो भी बाकी चीजें बची रहती हैं उनको आप अदर कहकर लगा सकते हैं, या अदर को ही हम एक और कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं आगे की किसी क्लासेस में हम आपको विस्तार से बता देंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ये सेंटेंस का एक करेक्ट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब अभी हमने बताया दो प्रकार के होते हैं। वर्ब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। हाँ, एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि इन सभी, चाहे सब्जेक्ट की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर अदर, इनमें से अगर आपको कोई टर्म सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है हिंदी वाले में, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, उस चीज को आपको यहां से स्किप कर देना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिला तो अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लगा दो, अगर नहीं है यहीं तक हो रहा है तो आपका सेंटेंस यहीं तक ट्रांसलेट कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। अगर मान लो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पिछली क्लास में बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब वाले टर्म को या हेल्पिंग वर्ब को ना लगाइए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आकर लग जाती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। तो ये होती है एक करेक्ट अरेंजमेंट जिसको आप सभी टेंस में स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको सभी टेंस के सभी सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक दो सेंटेंस का ट्रांसलेशन कराकर दिखाते हैं कि क्या जो आपने स्टेप्स सीखे ये काम कर रहे हैं किसी भी ट्रांसलेशन पर कि नहीं। चलिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं बेसिक सा। मैं प्रतिदिन अखबार, कहने का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो उसका भाई उसे बुला रहा है, उसका भाई उसे बुला रहा है। दो सेंटेंस देखते हैं और दोनों का ट्रांसलेट करके हम आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं अभी उनको दिखाते हैं कि ये सारे के सारे स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले स्टेप हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सभी जो वर्ड्स लिखे हैं इनकी हमको इंग्लिश पता होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में हमको ट्रांसलेशन करना है तो हमको पता है मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। प्रतिदिन की अंग्रेजी आप डेली लिख सकते हैं या एवरीडे कुछ भी कर सकते हैं। अखबार की इंग्लिश हमको पता है क्या, न्यूज़पेपर होती है। और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होता है, सभी जानते हैं। तो इस तरह से हम सभी वर्ड्स की इंग्लिश हमको पता चल गई। ठीक है, अभी शुरुआत में आपको ये देखने को ये आपको लगेगा कि पहले मैं इसकी इंग्लिश देखूं फिर टेंस देखूं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको एक नज़र में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, 1 या 2 सेकंड लगेगा, आप सारी की सारी चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन कब,
जब आप हमारे साथ चैनल से जुड़कर चीज़ों को सीखते हुए अच्छे से चलेंगे और उनको जो सीखेंगे उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पर करेंगे तभी। चलिए अब दूसरा स्टेप हमने बताया कि टेंस पहचानना है। टेंस पहचानना है, कैसे टेंस पहचानेंगे? टेंस पहचानने के लिए हमने रूल क्या बताया कि सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं। चलिए लास्ट में देख ही लेते हैं। लास्ट में हूं लगा हुआ है, यानी जाहिर सी बात है सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, कैसा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और उसके तुरंत पहले देखेंगे तो ता हूं लगा हुआ है, यानी ता लगा हुआ है, तो हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, या टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उसको आप पिछली क्लासेस में जरूर देख ले जाकर। ठीक है, चलिए इस टेंस भी हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा स्टेप क्या था कि सेंटेंस पहचानना है। दूसरा स्टेप क्या है? सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के लिए हमने जो तरीका बताया है कि दो वर्ड देखना है, एक नहीं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। एक वर्ड है नहीं और दूसरा वर्ड है क्वेश्चन वर्ड। चलिए सेंटेंस में देखिए कि नहीं वर्ड आपको मिल रहा है, नहीं वर्ड आपको मिल रहा है तो आपका आंसर होगा नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि कोई क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है तो आंसर होगा फिर से कि क्वेश्चन वर्ड भी नहीं मिल रहा है। और ये दोनों बातें जहां नहीं मिलती हैं वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो, और उसके बाद इसमें रूल आपको क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। इस बात को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। चलिए तीसरा या नेक्स्ट स्टेप जो ट्रांसलेशन का अभी हमने बताया उसको देखते हैं। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट को पहचानना है। क्या पहचानना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्वेश्चन किससे करेंगे? कौन लगाकर। कौन प्रतिदिन अखबार पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं। आंसर क्या मिल रहा है? मैं, यानी ये मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ने का एक्शन हो रहा है। जो पढ़ता है वो क्या होता है? वही हमारा क्या है? वर्ब है, क्योंकि काम जो हो रहा है वो पढ़ने का काम हो रहा है और पढ़ना ही हमारा क्या होता है? एक्शन होता है या एक्शन है और वही वर्ब है। अगर हम सेंटेंस में व्हाट लगाकर आंसर करें या फिर क्या लगाकर क्वेश्चन करें तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा जानते हैं कि क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मैं प्रतिदिन क्या पढ़ता हूं? तो मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूं, यही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और ये बाकी की जो बातें बची इनको आप अदर में इंक्लूड कर सकते हैं या अदर वर्ड कह सकते हैं। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। अरेंजमेंट हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के लिए मैंने मैं का आई कर दिया, फिर वर्ब क्या हो गया? आई रीड। जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नहीं यूज होता है। आई रीड क्या पढ़ता हूं? न्यूज पेपर पढ़ता हूं। और जो अदर वर्ड है उसको आप डेली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही से ट्रांसलेट हो रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मीनिंग देखेंगे। मीनिंग अभी लिखते समय हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है। ठीक है, अगर हम रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको आप जान जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, टेंस भी हमने पहचान लिया। सेंटेंस पहचानते हैं कि इसमें नहीं भी नहीं लग रहा है और क्वेश्चन वर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट पहचानते हैं कि कौन उसे बुला रहा है, उसका भाई उसे बुला रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद वह काम कौन सा कर रहा है, तो वह बुलाने का काम कर रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वह किसको बुला रहा है, अगर हम किसको लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो हमको आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वही क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को के लिए हम क्वेश्चन हमने किससे किया? किसको से। अब सारी की सारी चीजें हमको पता चल गई हैं और एक करेक्ट अरेंजमेंट में हम उसको रख देते हैं। और अरेंजमेंट क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में। चलिए सब्जेक्ट हम लिखते हैं हिज ब्रदर। ठीक है, हिज ब्रदर। अब रहा है, अगर आप टेंस पहचान लिए हैं तो टेंस के रूल के हिसाब से करेंगे ना, तो अब हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग हमने इज लगा दिया। अब बुलाना, चलिए ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। और बुलाना का क्या होता है? काल होता है। और जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आईएनजी लग जाता है और उसे की अंग्रेजी क्या होती है? हिम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी ट्रांसलेशन हमारा
करेक्ट हो गया। इस तरह से हमने आज ट्रांसलेशन के उन बेसिक रूल्स को सीखा जिनको आप न जानने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते थे। तो इस वीडियो को अगर आप नहीं समझ पाए या आपको कहीं भी अगर डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख लें, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं रूल्स के से आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एक बार आप ट्रांसलेशन सीख गए तो चाहे आपको लिखना हुआ या फिर बोलना हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप बड़े ही आराम से अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे या लिख पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए, उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको अगर इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसमें इतनी सारी ज़्यादा बातें बताई गई हैं कि उनको सभी को जानना जरूरी है, ठीक है। सभी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज सभी को आनी चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। और हम टेंस की सीरीज अभी शुरू किए हुए हैं, इसके बाद आगे इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट को या सभी चैप्टर्स को सिखाते हुए चलेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल 1 एग्जाम से जुड़ना होगा और इसमें इनरोल होने के लिए या जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।